नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के क्लास नंबर 31 की बात करेंगे। और इस क्लास में दोस्तों महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम 20 प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ वन लाइनर आपके 15 से लेके 20 प्रश्न जो है वन लाइनर भी रहेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र जुड़ चुके होंगे और प्रत्येक क्लास भी अच्छे तरीके से ज्वाइन कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। सभी प्यारे मित्र, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी तैयार हो जाइएंगे प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करने के लिए। और टॉप 20 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका कमेंट यहाँ पे क्या है, आप लोगों को नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक बताना है, क्योंकि आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अधिवृक्क, पीयूष, अग्नाशय, यकृत की बात कर रहे हैं। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं और सभी की बात करेंगे। जब भी नाम आता है लीवर की बात करें, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, यकृत का ही नाम आता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कोशिकाओं में पित्त के साथ होता है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का साथ होता है। जो यकृत नलिका से होते हैं ये एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होता है और यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा भी यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करें, साथ ही साथ प्रश्न भी करते जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, यकृत आता है। यह आपके यूपी टेट और सी टेट में पूछा गया प्रश्न है। यकृत में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। किस में होता है? लाइकोजेनेसिस द्वारा होता है। विटामिन ए का यूरिया का संश्लेषण करता है, यकृत करता है। विटामिन ए तथा यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? आपका यकृत करता है। पित्त कैसा तरल पदार्थ है? तो पित्त एक होता है क्षारीय तरल पदार्थ होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? दंतवल्क होता है, एनेमल जिसे बोलते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी में होती है और संख्या में 24 होती है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? टाइलिन नामक एक एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, किसमें होता है? तो पचे हुए जो पोषण पदार्थ होते हैं इनका अवशोषण आपके छोटी आंत में होता है। अवशेष अंग कमिरूपी परिशेषकाज की बात कर रहे हैं, किसका भाग है? तो यह दोस्तों बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कोलन, सीकर, रेक्टम। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत के बाद आपकी अग्नाशय आती है। पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कौन होती है? एंजाइम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, पहली तो आप जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि अग्नाशय है और पूर्ण पाचक रस भी आपको अग्नाशय को कहते हैं। मानव शरीर में किस पदार्थ को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं होता? सेल्यूलोज की बात करेंगे। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? जाइमेज की बात करेंगे। किस एंजाइम द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल में अपघटन होता है? इन्वर्टेज की बात करेंगे। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज की बात करेंगे। दूध का सफ़ेद रंग होता है केसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसके कारण ही दूध का रंग वाइट कलर होता है, सफ़ेद रंग होता है। गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है, क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। इसमें कितने कैरोटीन उपस्थित होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला जो पाचक होता है एंजाइम कौन सा है? वह रेनिन नामक एक एंजाइम होता है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूध से दही बनने की प्रक्रिया काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण, आशवन, स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे, किण्वन की बात करेंगे। तो सभी जानते हैं जब भी दूध से दही की बात आती है एक ही नाम आता है, किण्वन की बात करेंगे।
बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? सभी कमेंट करें। एक वयस्क मानव में अस्थियों, यहाँ पे कुल दिया गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206, 175। देखिए सभी लोग जानते हैं, अगर नवजात शिशु की बात करेंगे तो लगभग 300 के आसपास होती है, और एक वयस्क मानव की बात करें, आपके और हमारे की अगर बात करते हैं तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 206 के आसपास यहाँ पर होती है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वयस्क पूछा जाता है, एक शिशु के पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है, रॉबर्ट हुक की है। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना सर्वोपरि है। बात करेंगे प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना की बात करते हैं, इनका नामक चार्ल्स डार्विन आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। पांचवा प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? हम आप लोग देखते हैं पौधे हरे होते हैं, लेकिन हमारे और आपके आसपास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे कच्चे की बात करें, चाहे हमारे फैमिली की बात करें, या अदर की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, या समाज की बात कर रहे हैं। तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? अगर कोई भी छोटा बच्चा है 5 साल का, आपसे पूछ लेता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप उसको उत्तर क्या देंगे? कैरोटीनॉइड की बात करेंगे, लाइकोपीन की बात करेंगे, एंथ्रोसाइनिन की बात करेंगे, या क्लोरोफिल की बात करेंगे? सभी मेरे प्यारे मित्र जानते हैं प्रश्न आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, ग्रेमनी कुल के पौधे कौन कौन हैं? गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, बांस, ये कहलाते हैं ग्रेमनी कुल के पौधे। अफीम प्राप्त किया जाता है कैप्सूल फल से प्राप्त किया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? यहाँ पे पाला नहीं, पाया जाता होगा। कैफीन नामक एक मादक पदार्थ होता है। तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ होता है? निकोटीन नामक मादक पदार्थ होता है। चाय में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? तो इंडियन रोजबुज वनस्पति नाम इसका क्या है? वर्लवर्जिया, जिसे हम शीशम कहते हैं। चाय में मादक पदार्थ पाया जाता है। छठवां प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को सोख लेते हैं, नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, या ऑक्सीजन को सोख लेते हैं? देखिए सोखना एक अलग बात होती है। जैसे एक सूखा हुआ खेत है, ये ज़मीन है, वहाँ पे पानी डालेंगे तो पानी सोख लेता है। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से सोख लेता, मतलब जो चीज़ डाला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वह अंतर्ध्यान हो जाता है, अंतर्मयी हो जाता है। किसकी बात करेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसको सोख लेते हैं? ऑब्जर्व किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है और हमारी और आपकी प्राणवायु कहलाती है ऑक्सीजन के 2 अणुओं की बात करेंगे। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतकभक्षी, मांसभक्षी, शाकभक्षी, रसायनभक्षी। देखिए साग सब्जियों को खाने वाले हरे पौधे शाकभक्षी हो गया, मांस खाने वाला मांसभक्षी। लेकिन अपशिष्ट में क्या जाता है? अब यही हमें समझना है। अपशिष्ट मतलब मृतकभक्षी की बात करेंगे। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतकभक्षी कहा जाता है, ठीक है। ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मृतकाक्षी जो अपशिष्ट पदार्थों खाने वाले जीव होते हैं, ये किस प्रकृति के होते हैं? तो विषमपोषी। ये जीव जो होते हैं विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। 8वां प्रश्न क्या दिया गया? स्क्रीन पर दिया गया है, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से होता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका जो प्रमुख कारण है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, ठीक है। बी ऑप्शन सर्वथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है? उभयचर जीवों का,
सरीसृप जीवों का, पक्षियों का या स्तनधारी जीवों का माना जाता है। मेसोजोइक युग में जो प्राणियों का युग माना जाता है प्यारे मित्र, वह सरीसृप जीवों को माना जाता है। मोजोजोइक युग सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। ये जीव पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं। इनके शरीर पर वाल या पंख के बजाय सल्क होते हैं। ये असमतापी जंतु होते हैं और ये प्राय अंडे देने वाली प्रजाति होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कछुआ, छिपकली, सर्प, घड़ियाल सरीसृप जीव कहलाते हैं आदि जो इतने भी सरीसृप जीव हैं आपकी। नीचे दिए गए कौन से एक समूह जोड़ों का है? शकरकंदी, मूल, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। देखिए आप लोग देखेंगे गाजर, चुकंदर, मूली ये तीनों क्या कहलाते हैं? मूल जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो समूह है जोड़ हमारा सही दिया गया है, क्योंकि मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, सलजम ये मूसला जड़ें हैं। बाकी हल्दी, आलू, अदरक, जमीकंद ये तनों का रूपांतरण कहलाती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह कौन सा है? चिकनगुनिया की बात करेंगे, डेंगू की बात करेंगे, मियादी बुखार की बात करेंगे, मलेरिया की बात करते हैं। देखिए जब भी सिनकोना पेड़ की बात आती है, इसके छाल की बात की जाती है, तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया की बात करेंगे। मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कंपकपी आती है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके छाल से मलेरिया की जो दवाई है कुनैन नामक या कुनीन नामक बनाई जाती है। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न 1-2 प्रश्न जरूर आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं। केंचुए के किसानों का मित्र माना जाता है, सभी ये हम आप जानते हैं। इसके लिए इनमें से सही कारणों को आपको चुनना है। केंचुए मृत पत्ती पौधे को खाते हैं, इनके मल जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें जमीन पोली होती है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको यही बताना है। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, BCD होगा, CDA होगा, केवल A और C होगा या ABC सही होगा। सभी कमेंट करें। केंचुए खरपतवार खाते जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। केंचुए द्वारा बनाए गए छेद ज़मीन को आसानी से हवा और पानी भी मिल जाती है। ठीक है, तो C और D ऑप्शन तो हमारा सही दिया गया है। तो C और D किस में दिए गए हैं? अब दिया गया है BCD सही होगा या CDA सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा? केंचुए मृत पत्ती पौधे को खाते हैं, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही बात है। तो ACD हमारा बेहतरीन ऑप्शन दिया गया है, जो CDA हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। आप सभी लोग ज्ञानी, सर्वज्ञ, व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथियों प्यारा सा प्रश्न आ चुका है, पौधे के वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, या ये सभी हो जाएंगे। देखिए पौधे जो होते हैं वायुमंडल के शुद्धकारक कहे जाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे द्वारा ही उत्पन्न होती है और फलस्वरूप CO2 को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल शुद्ध बना रहता है। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। देखिए प्यारे मित्र, कीट भक्षी पादप वहीं पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तत्व के लिए इसके लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। कीट भक्षी पौधा नेफेंथिस घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, डायोनिया हो गया। कीट भक्षी ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर क्या कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है? तो यूट्रिकुलेरिया एक जलीय कीट भक्षी पौधा है। यह कीट भक्षी पौधा जो विंस फ्लाई ऐप के नाम से जाना जाता है, डायनोमिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायोनिया की बात कर रहे हैं।
यूट्रीवुलेरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत में घटपर्णी पाया जाता है जो कि मेघालय में है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जान लेते हैं। पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल को कहा जाता है। स्तंभ यानी सभी लोग जानते हैं रुका हुआ। पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेसिया को कहा जाता है। अपूर्ण स्तंभ परजीवी आपके लोरेंथस विस्कम एल्बम हो गया। अपूर्ण मूल परजीवी सेंटिलम एल्बम जिसे चंदन बोलते हैं, और स्ट्राइका की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर, मक्का, केला, मूंगफली। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए जब भी आता है मूंगफली आ जाए, चना आ जाए, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं कि बीज कहलाते हैं। तो ऐसा वनस्पति जिसके हम बीज खाते हैं वह हमारा मूंगफली आता है। वनस्पति तेल भी आता होगा मार्केट में, आप लोग देखते होंगे लिखा हो रहता है वनस्पति घी या वनस्पति तेल, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे? मूंगफली की बात करेंगे। क्योंकि गाजर, मक्का, केला ये खाने वाला भाग गूदा वाला भाग है। क्या है? गूदा वाला भाग है। और मूंगफली खाने वाला जो भाग है उसका बीज होता है। मलेरिया रोग होना किसके कारण से होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, एंटीमीबा, रिटोवायरस, सल्मोनेला। सभी लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम की बात करेंगे। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। और मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया को परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर उनमें क्या होते हैं? प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे रक्तहीनता, एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। इसके अलावा विशिष्ट लक्षण होते हैं बुखार, सर्दी आना, उबकाई आना, जुखाम जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा अंगक जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएँ, लवक, तरककाय या सेलुलोज कोशिका भित्ति की बात करेंगे। साथियों इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में जो अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है वह है तारककाय। बाकी रिक्तिकाएँ, लवक, सेलुलोज कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं। तारककाय की बात करें, यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका दर्प में पाया जाता है। पश्चाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आमाशय की बात करेंगे, श्वसनायिका, आंत्र या वायु कोश की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए पश्चाभ उपकला प्राणियों के शरीर पर आपके श्वास नलिका पे मिलते हैं। किसकी बात करेंगे? पश्चाभ उपकला प्राणियों के श्वास नलिकाओं के आंतरिका भागों में मिलता है और यह उपकला शरीर के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है। साथियों 2 महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या रक्लेन्काइमा। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए सरल ऊतक आपका जो जाइलम है ये दोस्तों सरल ऊतक नहीं कहलाता है। जाइलम पौधे में पाए जाने वाला जटिल ऊतक है और जाइलम पौधे की जड़ में खनिज लवणों के पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। इसके 4 विभिन्न प्रकार तत्वों में पाया जाता है, वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम जंतु और जाइलम मृदुतक की बात करेंगे, मृदुतक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और 20वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेमिसाल प्रश्न, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न। ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और ईवीएस में 30 में से 25 लाना है। साथियों प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस परिवार का हिस्सा नहीं बना है, शिक्षकों के परिवार का हिस्सा बनिए और प्रिपरेशन में बेहतरीन अपनी तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। सजीवों में ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? 573 कैलोरी, 673 कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है सभी नीचे कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि ऑलरेडी हम इन प्रश्नों को ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी क्लासेज की। ठीक है, ये आपका रिवीजन रिवाइंड चल रहा है, सभी ज्वाइन कीजिए प्रत्येक क्लास को। प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। और 20 में से कितना स्कोर है आप लोगों का फीडबैक जरूर बताइए। और साथ ही साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं रिवीजन की तरफ से
तो आपके वन लाइनर प्रश्न भी लाते हैं जो आपका रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कंसेप्ट वाइज करते हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी करते जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही है। और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस यहाँ पे लाना है। साथियों, आपके पर्यावरण की महत्वपूर्ण मैराथन क्लास मिल जाएगी, बाल विकास के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की मैराथन क्लास मिल जाएगी। तो मैराथन क्लास मैथ्स क्लास की भी मिल जाएगी। तो ज्वाइन कीजिए मैराथन क्लास भी और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपसे घंटे 2 घंटे टाइम मिल रहा है तो मैराथन क्लास ज्वाइन कीजिए और रब पेन उठाइए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको अच्छे तरह समझ में नहीं आता उसको नोट कीजिए, फिर उसको रिमाइंड कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।